सूक्ष्म जीव। अब हमारा नया चैप्टर चलेगा बच्चों। हमारा नया चैप्टर चलेगा सूक्ष्म जीव, जिसमें हम पढ़ेंगे विषाणु, जीवाणु, विषाणु और कवक के बारे में। तो जीवाणु क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। विषाणु होते हैं वायरस, है ना। और कवक फंजाई, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तीनों सूक्ष्म जीव के बारे में। तो पढ़ते हैं, इसको चालू करते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया, देखो क्या होते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया, क्या होते हैं। जीवाणु मोनेरा जगत में आते हैं। कौन से जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं, है ना। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। देखो कौन सी कोशिका है? जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो लक्षण है ना, जो विशेषताएं प्रोकैरियोटिक कोशिका के, वही जीवाणु की विशेषताएं सारी की सारी वही रहेगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ा था अपन ने कोशिका वाले चैप्टर में। तो सारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं वो सब इसमें आ जाएगी, है ना। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को बोलते हैं, कहते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नाम बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरियोलॉजी कह दिया। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, है ना। कवक का मतलब है माइक, कवक का मतलब है माइक, माइकोलॉजी, है ना। तो ये चारों मैंने एक साथ लिख दी ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। और इस ल्यूवेनहॉक ने नाम क्या दिया? ल्यूवेनहॉक ने इसे एनिमल कुले नाम दिया। एनिमल मतलब जंतु, है ना। एनिमल कुले नाम दिया, है ना। किसने? ल्यूवेनहॉक ने एनिमल कुले नाम दिया जीवाणु को। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु को जीवाणु नाम नहीं दिया। जीवाणु नाम तो एहरनबर्ग ने दिया था। एहरनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। एहरनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। ल्यूवेनहॉक ने तो खोज की थी जीवाणु की। एहरनबर्ग ने नाम दिया था। ल्यूवेनहॉक ने एनिमल कुले नाम दिया था। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। देखो जीवाणु की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की एवं म्यूरिन की बनी होती है ना। इंपॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। देखो सभी की कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है ना। कोशिका भित्ति अलग अलग होती है, बाकी लिपोप्रोटीन की कोशिका झिल्ली सबकी एक ही होती है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। देखो भाई, जीव किस में केंद्रक नहीं पाया जाता? निम्न में से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता? जीवाणु में, है ना। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। केंद्रिका भी नहीं पाई जाती केंद्रक में, केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती, है ना। ये सब क्या है? अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोइड किस में पाया जाता है? तो यह जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु का जो केंद्रक होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। इसमें केंद्रक तो नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोइड कैसा होता है? इसको या जीनोफोर कहते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, केंद्रिका नहीं होगी, है ना। जीवाणु में वृत्ताकार नग्न द्विरज्जुकी या डबल स्ट्रैंडेड, द्विरज्जुकी को डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं, डीएनए होता है। डीएनए में स्टोन प्रोटीन अग्न उपस्थित होते हैं। देखो जीवाणु में जो डीएनए होता है ना, वो कैसा होता है? जीवाणु में डीएनए पाया जाता है तो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है ना, वही सेम नग्न होता है, मतलब बिना स्टोन के होता है। स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। द्विरज्जु की होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो लड़ी वाला होता है। डीएनए में स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जो लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिका के सेम। जीवाणु में कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर मिसोसोम बनाती है। देखो मिसोसोम बनाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिसोसोम बना देती है ना। यह मिसोसोम कार्य की दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया की समान होती है ना। मिसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती है। देखो मिसोसोम है ना, मिसोसोम का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है ना। दोनों श्वसन में काम आते हैं, है ना, श्वसन क्रिया में काम आते हैं मिसोसोम भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। तो मिसोसोम किसकी समवर्ती होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती है। ध्यान रखना, मिसोसोम का क्वेश्चन आता है परीक्षा में। इसके अलावा नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये तो भैया याद ही कर लेना आप लाइफ टाइम के लिए। यह जीवाणु, ये देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। दो तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दो आगे, तीन और आगे भी आएंगे अपने। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, है ना। तो ये नाइट्रोसोमोनास किसको किस में बदलता है? यह जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। अमोनिया को नाइट्राइट में, है ना। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास। और इसके बाद आएगा नाइट्रोबैक्टर। ये क्या करता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है? तो नाइट्रोबैक्टर, है ना। आपको याद रखना है दोनों जीवाणु क्या काम करते हैं। जीवाणु का शुद्ध संवर्धन, जीवाणु को देखो संवर्धन किसने किया? सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने किया था। रॉबर्ट कोच ने। रोगाणु सिद्धांत या जर्म मत या जर्म थ्योरी किसने दी? लुई पास्चर द्वारा दी गई। रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था?
लुई पास्चर द्वारा दिया गया, या जर्म थ्योरी, जर्म मत, ये सब लुई पास्चर ने दिया था। तरल पदार्थों को मतलब लिक्विड पदार्थों को, है ना, जो लिक्विड चीज़ें होती है उनको 60 डिग्री तापमान पर, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके उनको जीवाणु मुक्त करना पास्चुरीकरण कहलाता है। देखो आपको पास्चुरीकरण की परिभाषा आना थी, है ना। पास्चुरीकरण किसे बोलते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं ना, उन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने गर्म कर दिया, है ना, आधे घंटे तक गर्म किया, आधे घंटे तक, 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पास्चुरीकरण, पास्चुरीकरण, है ना। जीवाणुओं का आकार, अब देखो जीवाणु का आकार अलग अलग होता है। जीवाणु का आकार गोल होता है, या छड़ाकार होता है, या सर्पिलाकार होता है, या कोमाकार होता है ना। ये कोमाकार वाला क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में। अल्प विराम भी बोलते हैं इसको, अल्प विराम, अल्प विराम। तो कोमाकार विब्रियो जो जीवाणु होता है ना, वो कोमाकार होता है। गोलाकार, गोल जो जीवाणु गोल होगा, है ना, उसको गोलाकार बोलेंगे, या गोलाणु। कोकस, जो कोकस होते हैं ना, वो गोलाकार होते हैं वो जीवाणु। जो छड़ाकार होते हैं ना जीवाणु, या वो बेसिलस वाले जीवाणु, जो बेसिलस जीवाणु होते हैं वो छड़ आकार के होते हैं, है ना, छड़ के आकार के होते हैं, या दंडाणु भी बोलते हैं उनको, दंड के आकार के। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार कौन होते हैं? जो जैसे स्पाइरल, स्पाइरिलम, ये क्या है? सर्पिलाकार होते हैं स्पाइरिलम। इस कोमाकार कौन से होते हैं? ये विब्रियो कोलरी, कोमा होती है ना, कोमा, ऐसे कोमा। तो कोमा की आकृति के या अल्प विराम आकृति के कौन से जीवाणु होते हैं? विब्रियो, विब्रियो जीवाणु। तो ये चारों ध्यान रखना है कि गोलाकार कौन होता है ना, छड़ाकार कौन होता है, सर्पिलाकार कौन होता है, कोमाकार कौन होता है। कोकस, कोकस गोलाकार तो कोकस, छड़ाकार बेसिलस, सर्पिलाकार स्पाइरिलम, और कोमाकार विब्रियो। ऐसे याद रखना है आपको चारों, यहाँ तक ही याद करना है बस, ये है ना, दैट। जीवाणु की कोशिका भित्ति पर पाई जाने वाली रोम समान संरचनाओं को पीली कहते हैं। देखो पीली क्या होती है? रोम समान संरचनाएं होती है जो जीवाणु की कोशिका भित्ति पर पाई जाती है। जीवाणु है, इसकी कोशिका भित्ति पर ऐसे ऐसे पाई जा रही है, कोशिका भित्ति पर ऐसे रोम समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? पीली। ये क्या काम करती है? देखो ये पीली होगी ना, तो इस पीली ये सतह से चिपक जाती है पीली की सहायता से। ये सतह से चिपकने में सहायता करता है ना। पीली क्या करती है? इनको सतह पर चिपकाने में सहायता करती है, संयुग्मन में सहायता करती है, लैंगिक जनन के दौरान संयुग्मन में इनकी सहायता करती है ना। अगले ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। देखो नाइट्रोजन जीवाणु का महत्व भी आप पढ़ने इसमें साथ ही पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? सहजीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु मतलब राइजोबियम, फ्रैंकिया, ये दोनों देखो ये फ्रैंकिया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है कि सहजीवी जीवाणु का उदाहरण है फ्रैंकिया, है ना। वायवीय जीवाणु एजिडोबैक्टर, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है एक बार। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले वायवीय जीवाणु का नाम बताओ। क्लोस्ट्रीडियम, ये एजिडोबैक्टर। वायवीय जीवाणु तो एजिडोबैक्टर, और अवायवीय जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम, अवायवीय जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम, है ना। तो ये तीनों जीवाणु क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, देखो ये मनुष्य में देखो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग अपन पढ़ चुके हैं, है ना। संक्रामक रोग वाला चैप्टर था, मानव रोग वाला चैप्टर है ना, उसमें आगे पढ़ते हैं। पौधों में पढ़ते हैं, अभी तो जंतुओं में हो गए, मनुष्य में हो गया, पौधों में। पौधों में कौन सा जो रोग होता है? सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर रोग है ना, जेंटोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जेंटोमोनास सिट्राई, सिट्राइन ए सिट्रस, ये सिट्राई, है ना, सिट्रस कैंकर। बैक्टीरियल ब्लाइट, दूसरा है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, चावल का जो ब्लाइट रोग है, बैक्टीरियल ब्लाइट अंगमारी रोग है ना, चावल का अंगमारी रोग। देखो आपको इंग्लिश में जरूर याद होना चाहिए, हिंदी में भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश में तो जरूर याद होना चाहिए। जहाँ पे राइस आ जाएगा ना, वहाँ ओराइजी आता है, जहाँ भी राइस आता है वहाँ ओराइजी आता है। तो जेंटोमोनास ओराइजी, चावल का अंगमारी रोग या बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, ओराइजी, जेंटोमोनास ओराइजी। क्राउन गाल, अभी क्राउन जहाँ भी आ जाएगा ना, क्राउन, इसका मतलब सीधा सीधा ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ट्यूमिफेसियंस, है ना। क्राउन गाल का मतलब है ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इंपॉर्टेंट है ये सारे। गेहूं का टुंडो रोग, गेहूं का टुंडो रोग ये किसके द्वारा होता है? ये द्वारा होता है कॉर्नीबैक्टीरियम टिटिसाई के द्वारा होता है। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा रोग कारक है, रोग कारक का नाम याद होना चाहिए आपको, और किसके द्वारा कौन सा रोग होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए, कौन सा रोग किसके द्वारा होता है। इसके अलावा फूड विषाक्तता, फूड विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, मतलब देखो क्या होता है, जो डिब्बा बंद खाना होता है ना, डिब्बे के अंदर पैक खाना होता है ना, वो क्या है, विषाक्त बन जाता है कुछ दिनों बाद, है ना। उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर हवा नहीं होती, तो वो क्या है, जीवाणु वृद्धि कर लेता है। अवायवीय जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम अवायवीय जीवाणु अपन ने पढ़ा है ना, तो उसका नाम है
एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं बोटुलिज्म, है ना। वो ऐसे खाने को खाने से बोटुलिज्म रोग हो जाता है। उसमें कौन सा जीवाणु होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये नाम ध्यान रखना है आपको, बोटुलिनम, बोटुलिज्म रोग, है ना। फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, पोषण वियोजन विषाक्तता के कारण होता है ना। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबेसिस लैक्टिस जीवाणु दूध का दही में परिवर्तन कर देते हैं। दूध का दही में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। देखो, दूध का दही में परिवर्तन होना किण्वन कहलाता है, मतलब जीवाणु क्या करते हैं? किण्वन का भी काम करते हैं, है ना, किण्वन क्रिया को प्रेरित करते हैं। और कौन से दो जीवाणु हैं जो किण्वन क्रिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबेसिलस, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबेसिलस यही मक्खन को भी यही बनाते हैं, है ना। दोनों दही भी यही बनाते हैं, मक्खन भी यही बनाते हैं। तो इसको याद रखना है आपको, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबेसिलस। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। अब देखो प्रतिजैविक की खोज, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एक बार एक रिट में। प्रतिजैविक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, जीवन के खिलाफ, जीवन के खिलाफ संबंधित है, किससे है? प्रतिजैविक से, एंटीबायोटिक से, प्रतिजैविक से। प्रथम खोजी गई प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, देख लो ये आ चुका है ना। प्रथम खोजी गई पेनिसिलिन प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, है ना। और ये किसके द्वारा, इसको किससे प्राप्त किया था? कवक से प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना। इसे कवक पेनिसिलिन से प्राप्त किया गया, पेनिसिलियम से। मतलब इसको किससे प्राप्त किया गया था? पेनिसिलियम से प्राप्त किया, मतलब कवक से प्राप्त किया गया इसको, पेनिसिलिन को, है ना। और जीवाणु द्वारा प्राप्त प्रथम प्रतिजैविक कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो जीवाणु के द्वारा प्राप्त की गई है। ये जो प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन है ना, ये पेनिसिलिन तो कवक से प्राप्त हुई थी, और जीवाणु के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त हुई है, प्रथम प्रतिजैविक प्रतिजैविक। लेकिन प्रथम खोजी गई अगर प्रतिजैविक आए तो पेनिसिलिन पे टिक करना है आपको। एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले S.A. वॉक्समैन, सलमान वॉक्समैन, S.A. वॉक्समैन द्वारा दिया गया, वॉक्समैन ने दिया था, है ना। तो आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना। तो सलमान, ये एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहले किसने दिया? वॉक्समैन ने। किसने दिया? वॉक्समैन ने। जीवाणु का ग्राम अभिरंजन किसके द्वारा किया जाता है? क्रिस्टल वॉयलेट द्वारा किया जाता है। देखो, जीवाणु का जो ग्राम अभिरंजन है, उनको अभिरंजित करते हैं, है ना, उसको किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन आता है क्रिस्टल वॉयलेट के द्वारा। निफ्जीन, निफ्जीन किस में पाई जाती है? देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में पाई जाती है। नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करते हैं ना, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु में कौन सी जीन पाई जाती है? निफ्जीन। बेसिलस थुरिंजिएंसिस, देखो ये क्वेश्चन आता है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है? ये आ जाता है, जीवाणु है ये, है ना। ये बीटी टॉक्सिन से संबंधित है। बीटी कपास, बीटी कपास नाम सुना है ना आपने, बीटी कपास। तो ये क्या होता है? किस बीटी मतलब बीटी टॉक्सिन उसमें जो होते हैं ना, उसमें कौन सा जीवाणु होता है? बीटी बेसिलस थुरेंजिएंसिस, बेसिलस थुरेंजिएंसिस, है ना। ये जीवाणु किससे संबंधित है? बीटी टॉक्सिन से संबंधित, बीटी कपास से संबंधित है। आपको याद आ जाएगा परीक्षा में। बाकी जीवाणु है, ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आ चुका है जीवाणु में कौवा के क्या है, तो ये जीवाणु है। ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग करके कृत्रिम इंसुलिन, ह्यूमुलिन तैयार किया गया है। देखो, इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन के हार्मोन होते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनकी डायबिटीज़ है ना, वो इंसुलिन की इंजेक्शन लेते हैं। तो कृत्रिम इंसुलिन किस बनाया गया है? कृत्रिम इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन। और ये किस जीवाणु की सहायता से बनाया गया है? ई कोलाई जीवाणु की सहायता से, ई कोलाई जीवाणु के द्वारा बनाया गया है ना। ई कोलाई जीवाणु मानव के हाथ में पाया जाता है, ये रिट में आ चुका है एक बार, आरटेट 2000, पता नहीं सन तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन आरटेट में क्वेश्चन आ चुका है। ई कोलाई जीवाणु कहाँ पे, मनुष्य के हाथ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ई कोलाई। जिस नदी में ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है उसे प्रदूषित जल माना जाता है। मतलब ई कोलाई जीवाणु किसमें पाया जाता है? जिस नदी में, प्रदूषित पानी में, है ना, जिस नदी में मतलब ये पाया जाता है ना ई कोलाई जीवाणु, वो प्रदूषित माना जाता है। देखो, गंगा जल भी है ना, गंगा जल में भी है ना एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका पानी सही रहता है ना, उसमें बैक्टीरिया नहीं पनपता, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरिया। वायरस, अब देखो वायरस पढ़ते हैं, विषाणु पढ़ते हैं। विषाणु क्या होता है? देखो, विषाणु की खोज किसने की? ये सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन। विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने, इवानोवस्की ने की। किसमें की थी? तंबाकू मोजेक रोग में की थी, तंबाकू की पत्तियों में की थी, है ना। स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टलीकरण किया, वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। देखो यहाँ पे ले आ गया ली, तो यहाँ ली, स्टेनले, है ना, ऐसे याद रख लेना आप। ये क्रिस्टलीकरण किसने किया?
वायरस का स्टैंड लेने। बेंजरिक ने वायरस को क्या कहा, बेंजरिक ने वायरस को कॉन्टेजियम वेनम फ्लूड, ये ध्यान रखना आप, कॉन्टेजियम वेनम फ्लूड किसने कहा, बेंजरिक ने वायरस को क्या कहा, कॉन्टेजियम वेनम फ्लूड मतलब जीवित तरल संक्रामक कहा। वायरस के लक्षण देखो, वायरस के क्या क्या लक्षण है, वायरस के लक्षण है देखो, जीव द्रव्य नहीं होता वायरस में, जीव द्रव्य रहित संरचना है ना। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डीएनए आरएनए पाया जाएगा, बार बार एक क्वेश्चन आता है, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, लेकिन एक ही मिलेगा इनमें। वायरस का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है, वायरस का आप कृत्रिम माध्यम में संवर्धन नहीं कर सकते। अब देखो वायरस के सजीव के समान क्या क्या लक्षण है, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, पर होगा तो सही, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति होती है, सजीव के समान लक्षण है इसके। जीवित कोशिका में गुणन या जनन करने की क्षमता उपस्थित, वायरस क्या है, ऐसे तो निर्जीव की बात ही रहता है स्वतंत्र अवस्था में तो, लेकिन जैसे ही जीवित अवस्था में जाएगा, जीवित कोशिका में जाएगा ये, उसमें क्या करता है, गुणन करने लग जाता है, सजीव की बात व्यवहार करने लग जाता है, जनन करने लग जाता है उसमें, है ना। उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, देखो उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, ये सजीव के समान लक्षण है। वायरस के निर्जीव के समान क्या क्या लक्षण है, अब देखते हैं वायरस के निर्जीव के समान लक्षण। जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है, जीव द्रव्य नहीं होता, जीव द्रव्य मतलब केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, ये दोनों को मिला के कहते हैं जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य अनुपस्थित होता है इसमें। वायरस का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, वायरस का क्रिस्टलीकरण कर सकते हो, इसलिए निर्जीव है वो, है ना, क्रिस्टल में की तरह बनाया जा सकता है उनको, मतलब श्वसन पाचन आदि जैविक क्रियाएं अनुपस्थित होती है। देखो वायरस में क्या है, ना तो पाचन क्रिया होती है ना श्वसन क्रिया होती है ना, तो क्या है यो अनुपस्थित होती है ना, इसलिए वो निर्जीव की बात व्यवहार करता है, निर्जीव के समान लक्षण होते हैं उसमें। एंजाइम तंत्र भी नहीं होता उसके अंदर, एंजाइम भी नहीं पाए जाते। वायरस की संरचना में देखो, वायरस की संरचना में एक तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, एक प्रोटीन होता है। वायरस किससे बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, आता है परीक्षा में, याद रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल भी होगा और प्रोटीन भी होगा, न्यूक्लिक अम्ल तो अंदर होगा, प्रोटीन का आवरण बाहर होगा। न्यूक्लिक अम्ल देखो, वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए पाया जाता है, देखो यह आ गया ना, डीएनए अथवा आरएनए, डीएनए या आरएनए एक ही होगा इनमें से, है ना। अगर देखो आरएनए कैसे, आरएनए पाया जाता है पादप वायरस में पाया जाता है, पादप वायरस में तो पाया जाएगा आरएनए, और डीएनए पाया जाएगा जंतु वायरस में। बस ये आरएनए पाया जाएगा पादप वायरस में और डीएनए पाया जाएगा जंतु वायरस में। और जो आरएनए होगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एकल रज्जु की होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। और डीएनए होगा वो देखो एक या दो लड़ी वाला होगा, ये है लड़ी का मतलब स्टैंडेड रज्जु की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वो एक बार दो बार सेकंड ग्रेड में देख लिया मैंने क्वेश्चन। 5 × 174, 5 × 174 में एक लड़ी वाला डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है ना। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में पाया जाता है, अपवाद है ये 5 × 174 में। 5 कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे बना दिया 5, ये इंटू 174 ऐसे आएगा 5, है ना। तो आपको ध्यान रखना है 5 कैसे आएगा परीक्षा में, ऐसे करके ऐसे 5 आएगा, है ना, ये 5, तो 5 ऐसे आएगा परीक्षा में। 5 × 174 में एक लड़ी वाला डीएनए पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर प्रोटीन से बना खोल उपस्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड। मतलब न्यूक्लिक अम्ल तो पढ़ लिया हमने, अब उसके ऊपर क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, तो प्रोटीन से बना खोल पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं कैप्सिड या कैप्सूल, है ना। यह कैप्सिड अनेक छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सोमेर इकाइयों से बना होता है ना, कैप्सोमेर इकाइयों से बना होता है। यह कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल को क्या है रखता है, संरक्षित रखता है। एक बार आ चुका है ये परीक्षा में, कैप्सिड क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल को संरक्षित रखता है। अब देखो वायरॉइड, ये भी क्या है, वायरस जैसे होते हैं, वायरॉइड अलग अलग जीव है ना, पर वायरस के समान ही है। तो ये वायरस की तुलना में छोटे होते हैं, वायरस की तुलना में क्या होता है, छोटे वायरॉइड, है ना। इनमें केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है ना। इनमें प्रोटीन का आवरण अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और प्रोटीन नहीं पाया जाता। अब इसका उल्टा है ना, उधर पढ़ेंगे अपन इसके बाद वाले पेज में, प्रियोन। प्रियोन भी एक जीव है, सबसे छोटा जीव प्रियोन ही होता है ना। और ये केवल पौधों में पाया जाएगा, वो जो प्रियोन पढ़ेंगे वो जंतुओं में पाया जाएगा, और इसका उल्टा है पूरा, इसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना, न्यूक्लिक अम्ल, और प्रोटीन अनुपस्थित होता है इसमें, तो उसमें प्रोटीन उपस्थित होगा और न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होगा, है ना।
और ये पौधों की संक्रमित करते हैं, वो जंतुओं को संक्रमित करते हैं, प्रियोन। आगे वाले पेज में पढ़ेंगे। वायरॉइड, वायरॉइड क्या करता है? आलू स्पिंडल कंद रोग पैदा करता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, है ना, रोग पैदा करते हैं। अभी देखो प्रियोन क्या है, इसका उल्टा हो गया, वायरॉइड का उल्टा है। देखो इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, उसमें केवल प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, उसका उल्टा हो गया वायरॉइड का, है ना, वायरॉइड का उल्टा हो गया। यह केवल स्तनधारी को प्रभावित करता है, वो पौधों को करता था, केवल पौधों को, ये स्तनधारी को करता है। भेड़ में मेड काउ डिजीज, मेड काउ डिजीज, है ना, या भेड़ में या गाय, उसमें गाय भैंस में, इनको प्रभावित करता है। देखो ये, है ना, गाय भैंस भी आएगा यहाँ पे, भेड़ भी आएगा, बाकी स्पेशली भेड़ को में पैदा करता है ये, इस, है ना, मेड काउ डिजीज, स्क्रेपी बीमारी, है ना, स्क्रेपी बीमारी उत्पन्न करता है, कौन करता है? प्रियोन, है ना। अब देखो एक बार क्वेश्चन आ गया, सबसे सूक्ष्मतम रोगकारी है, सबसे छोटा रोगकारी कौन सा है? तो उसका नाम है प्रियोन, है ना, सबसे छोटा रोगजनक है प्रियोन। अगला देखो कवक आ गया आप अपने, है ना, वायरस वाला हो गया खत्म, कवक है सूक्ष्म जीव। कवक, तो कवक में देखो क्या होता है, कवक में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। अब क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, है ना, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, है ना, स्वपोषी नहीं होंगे, विषम पोषी बन होते हैं, मतलब ये, है ना, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, अतः ये क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। लाइकेन, देखो कवक है ना, कवक अगर शैवाल के साथ मिल जाएगी तो कहलाएगी लाइकेन, लेकिन वही कवक अगर उच्च पादपों की जड़ों के साथ मिल जाएगी तो कहलाएगी माइकोराइजा। कवक शैवाल के साथ आएगी, सहजीवी के रूप में पाई जाएगी तो उसको बोलेंगे लाइकेन, लेकिन कवक उच्च पादपों की जड़ों के साथ मिलेगी तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा। कवक का शरीर क्या कहलाता है? माइसीलियम, इंपॉर्टेंट है, माइसीलियम, है ना, कवक जो शरीर, कवक का शरीर होता है ना, वो क्या कहलाता है? माइसीलियम। माइसीलियम किसका बना होता है? माइसीलियम कवक तंतुओं का बना होता है, कवक तंतुओं, फिलामेंट्स का बना होता है, जिसे बोलते हैं हाइफा, हाइफा से मिलकर बना होता है माइसीलियम, है ना। कवक की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन का संचय कैसे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, मनुष्य में भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है, ये बीजाणु होते हैं, कोनिडिया के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। दो केंद्रकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी, है ना। दो केंद्रकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य का संलयन क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी। दो केंद्रकों का संलयन, देखो अगर उनके दो केंद्रकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन तो क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी। लेकिन केंद्रक, जो केंद्रक है उनके मिल जाए, केंद्रक मिल जाए तो उनको बोलते हैं कैरियोगेमी, है ना। कवक को निम्न चार क्लास में बांटा गया है, चार क्लास में, चार वर्ग में बांटा गया है, चार क्लास में बांटा गया है कवक को। फाइकोमाइसिटीज, पहली है आपकी फाइकोमाइसिटीज। तो भाई इनकी जो एक एक दो दो लाइन है ना, वो तो जरूर याद करना आप, और एक एक दो दो उदाहरण जरूर याद होना चाहिए आपको, है ना। इन्हें आदिम कवक कहा जाता है। तो आदिम कवक किसे कहा जाता है? लोअर फंजाई, है ना। आदिम कवक किसे कहा जाता है? फाइकोमाइसिटीज को कहा जाता है, फाइको, है ना। इनका कवक तंतु कैसा होता है? मतलब माइसिलियम कैसा होता है? संकोशिक होता है और पटविहीन होता है, मतलब ये ऐसे जैसे ये कवक तंतु है, तो इनका कवक तंतु या माइसिलियम इनका, तो इनका माइसिलियम क्या है? पटविहीन होगा, मतलब जैसे इसमें पट नहीं पाए जाएंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बना हुआ एक, मतलब इसमें केंद्रक बिखरे हुए रहेंगे, वैसे बहुत सारे संकोशिका मतलब है बहुत सारी पटविहीन केंद्रक मिलेंगे इसमें, है ना। पटवीन का मतलब ऐसे जैसे ये बना, ये पट बीच बीच में गेट, बीच बीच में सेप्टर, सेप्टेड, है ना, सेप्टम नहीं मिलेंगे इसमें, है ना। एक कोशिका में एक या दो केंद्रक ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना। ये पटविहीन होंगे, मतलब ऐसे होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, संकोशिक होते हैं, पटवीन होते हैं। अब इसके उदाहरण देख लो फाइकोमाइसिटीज के। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? ये कवक है, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी रोग होता है ना। आपको याद रखना है किसके द्वारा कौन सा रोग होना होता है ना। और इंग्लिश तो जरूर ध्यान रखनी है, भले हिंदी याद रखो, चाहे मेरे को हिंदी भी कर लेना, लेकिन इंग्लिश में तो आपको जरूर याद होना चाहिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी रोग किसके द्वारा होता है? लेट ब्लाइट किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, है ना। स्क्लेरोस्पोरा,
स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा बाजरे का हरी बाली रोग होता है ना, ग्रीन ईयर डिजीज, हरी बाली रोग, बाजरे का मिलेट का रोग है ना, किस मिलेट का रोग होता है, तो ग्रीन ईयर डिजीज होता है, हरी बाली रोग किससे संबंधित है, मिलेट से संबंधित है, किसके द्वारा होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा कौन सा रोग होता है, श्वेत किट रोग, श्वेत किट रोग किसके द्वारा होता है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है ना, क्रूसीफर मतलब सरसों कुल में, क्रूसीफर के द्वारा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है ना, तो क्रूसीफर का श्वेत किट रोग किसके द्वारा होता है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा। पाइलोबोलस, यह गोबर पर उगता है, पाइलोबोलस किस पे उगता है, गोबर पर है ना, जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, इसलिए इसे कोप्रोफिलस कवक कहते हैं, कोप्रोफिलस कवक है ना, गोबर वाले कवक को कहते हैं कोप्रोफिलस कवक, पाइलोबोलस को। दूसरी क्लास है आपकी एस्कोमाइसेटीज। हाँ, दूसरी क्लास है आपकी एस्कोमाइसेटीज है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, थैली फंजाई भी कहते हैं, थैली फंजाई भी कहते हैं, सेक फंजाई भी कहते हैं है ना, ब्रेक्ट फंजाई भी कहते हैं इनको, ब्रेक्ट फंजाई, पप बॉल भी इनको कहते हैं है ना। इसमें कवक तंतु कैसा होता है, देखो सबका कवक तंतु अलग अलग होता है ना, तो सबकी कवक तंतुओं की माइसिलियम की विशेषता आपको याद होना चाहिए। एक केंद्र के होते हैं देखो ये, और पटयुक्त होते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसा होगा, ये पट ऐसे पट बनेंगे, इसमें पट बन जाएंगे ऐसे, और एक एक केंद्र होगा सबके अंदर है ना। उसमें कैसे था, उसमें तो संकोशिक था, मतलब पटविहीन था वो, और बहुत सारे थे वो केंद्रक, संकोशिक था मतलब पटविहीन था, उसमें पट नहीं था, जबकि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं है ना, एक केंद्रक पाया जाएगा, इसमें पट युक्त होगा। इस क्लास के सदस्य देखो, उदाहरण देखो, इस क्लास के सदस्य देखो क्या कहा, पेनिसिलियम है इस क्लास का सदस्य, पेनिसिलियम, इस कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन औषधि प्राप्त की है ना, फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर इसका नाम आ चुका है एक बार रीट में भाई, पेनिसिलिन औषधि किसने खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैविक औषधि है, सबसे पहले कौन सी खोजी गई थी, पेनिसिलिन खोजी गई थी है ना। ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम, ये दोनों कवक मनुष्य में रिंगवर्म पैदा करते हैं है ना, दांत खुजली, मतलब ये क्या करते हैं, रिंगवर्म पैदा करते हैं, ये दोनों कवक हैं। रिंगवर्म किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। एक ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम कवक है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन कोमेम्बर्टी आपको याद रहना चाहिए, का प्रयोग किसके द्वारा पनीर बनाने में किया जाता है, देखो पनीर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन कोमेम्बर्टी का है ना। एमाइलेज, मेलिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त किया जाता है। देखो एस्परजिलस एमाइलेज का क्वेश्चन आ चुका है आरपीसी सेकंड ग्रेड में, कि एमाइलेज किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। सिट्रिक अम्ल का भी आता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, मेलिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल है ना। इन्वर्टेज एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, सेक्रोमाइसिस से, मतलब यीस्ट से, यीस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी, सेक्रोमाइसिस से प्राप्त किया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम। यीस्ट एक कोशिकीय कवक है, देखो एक कोशिक, निम्न में से एक कोशिकीय कवक है, तो यीस्ट है ना। कवक क्या होती है, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय, अपवाद है ना, एक कोशिकीय कवक है यीस्ट। यीस्ट को किण्वन कवक भी कहते हैं, फर्मेंटेशन फंजाई है ना, किण्वन कवक भी करते हैं। जाइमेज एंजाइम यीस्ट से प्राप्त किया जाता है, देखो जाइमेज एंजाइम यीस्ट से प्राप्त किया जाता है। अब जाइमेज एंजाइम का क्वेश्चन आ चुका है रिट में है ना, क्या काम किया इसने, जाइमेज एंजाइम क्या काम करता है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है, या यीस्ट भी बोल सकते हो आप, यीस्ट भी बदल देता है ना, ब्रेड को, मतलब यीस्ट भी बदल देता है ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को। एथलीट फुट रोग, एथलीट जो फुट होता है रोग, एथलीट फुट रोग है, वो किसके द्वारा होता है, टीनिया पेडिस के द्वारा एथलीट फुट रोग होता है। ये हो गया आपका है ना। अगली क्लास है आपकी बेसिडियो माइसेटीज, तो तीसरी क्लास है ना, माइसेटीज इसकी तीसरी क्लास है। इसके पहले अपन ने कौन सी पढ़ी, एस्कोमाइसिटीज है ना, पहले तो फाइगो फिर एस्को, बेसिडियो माइसेटीज तीसरी क्लास है। इन्हें क्लब फंजाई भी कहते हैं, कौन सी फंजाई कहते हैं, क्लब फंजाई का नाम जाना है ना, क्लब कवक, क्लब तो बेसिडियो है ना। इनका कवक, अब देखो कवक तंतु सबका याद रखना आपको, इनका कवक तंतु कैसा होता है, पटयुक्त होता है, एक या दो केंद्रक होंगे, पटयुक्तों का एक या दो केंद्रक होंगे, होता है, द्विकेंद्र की होता है।
बेसिडियोमाइसिटीज में विशेष प्रकार के पट पाए जाते हैं जिन्हें डोलिफोर पट कहते हैं। तो डोलिफोर पट या डोलिफोर छिद्र किसमें पाए जाएंगे? बेसिडियोमाइसिटीज में, है ना। क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाएगा? बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा क्लैंप कनेक्शन। डोलिफोर पट भी इसमें पाए जाएंगे। ध्यान रखना है आपको। क्लब फंजाई किसे बोलते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं। क्लैंप कनेक्शन दो समीपवर्ती कोशिकाओं के मध्य नलिकाकार संबंध है। नलिकाकार संबंध है। देखो, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं इसमें एक ही कोशिका में, है ना, क्लैंप कनेक्शन से। दो समीपवर्ती जो पास पास कोशिकाएं हैं उनके मध्य नलिकाकार संबंध होता है। उदाहरण, इस क्लास के उदाहरण कौन कौन से? अस्टिलेगो ट्रिटिकी, ये क्वेश्चन आता है भाई। अस्टिलेगो ट्रिटिकी के द्वारा लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का लूज स्मट रोग होता है। तो गेहूं का लूज स्मट रोग किसके द्वारा होता है? गेहूं का लूज स्मट रोग होता है अस्टिलेगो ट्रिटिकी के द्वारा। पक्सिनिया को रस्ट फंजाई भी कहते हैं। रस्ट फंजाई कौन है? पक्सिनिया। अगेरिकस को गिल फंजाई भी कहते हैं। गिल फंजाई अगेरिकस, ग यहाँ भी ग। चौथी क्लास इसकी ड्यूटेरोमाइसेटीज। ड्यूटेरोमाइसेटीज, अब इन देखो, इन्हें अपूर्ण कवक भी कहते हैं। अपूर्ण कवक किसे बोलते हैं? ड्यूटेरोमाइसेटीज को, है ना। लैंगिक जनन, इनमें लैंगिक जनन उपस्थित होता है किसमें? ड्यूटेरोमाइसेटीज में, है ना। इनमें समसूत्री जीन विनिमय उपस्थित होता है। इनमें समसूत्री जीन विनिमय पाया जाता है ना, जीन विनिमय पाया जाता है। इस क्लास के उदाहरण देख लो आप बेसिडियोमाइसेटीज के। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, है ना। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लीफ स्पॉट ऑफ राइस रोग होता है। मतलब जो ब्राउन स्पॉट होता है, ब्राउन स्पॉट, जो भूरे कलर का जो स्पॉट हो जाता है चावल की पत्तियों में, ब्राउन स्पॉट, है ना, ब्राउन स्पॉट, वो किसके द्वारा होता है? चावल का भूरे पत्ती धब्बा रोग, भूरा धब्बा पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, भूरा धब्बा बन जाता है पत्ती के ऊपर। दूसरा आपका कोलिटोट्राइकम फाल केटम। कोलिटोट्राइकम फाल केटम के द्वारा कौन सा रोग होता है? गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना। गन्ने में जो लाल सड़न रोग है, लाल सड़न रोग, वो किसके द्वारा होता है? कोलिटोट्राइकम फाल केटम के द्वारा। सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सार्कोस्पोरम पर्सोनेटा या सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा एक ही बात है। के द्वारा कौन सा रोग होता है? मूंगफली का टिक्का रोग। टिक्का रोग होता है, मूंगफली का टिक्का रोग किसके द्वारा होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा होता है। ठीक है, आपका ये हो गया, है ना, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है।